दिखाते हैं। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये जालोर के सांचौर की है। एक स्कूल के बाहर ये गहमा गहमी रही, बवाल सी स्थिति रही। 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे। मेन गेट पर ताला चढ़ दिया। ग्रामीण आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद सांचौर डीएसपी वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। बात करते हैं संविदा कर्मियों के आक्रोश की। कोटा संभाग के 3 सबसे बड़े अस्पतालों तक ये पहुंच चुकी है। संविदा कर्मी एमबीएस, जेके लोन और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए परिसर में एकत्रित हुए और विभिन्न मांगों को लेकर चीफ एकेडमी ऑफिसर डॉक्टर दीपिका मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद अस्पताल के गेट पर नारेबाजी की, जोरदार हंगामा कर धरना दिया। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी, जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ ही उग्र आंदोलन करेंगे। अभी ये जी परेशानी तो लाइन लग रही, कितनी लंबी। कब से आप लाइन पे लगे हो? कम से कम घंटा भर हो गया। अब नंबर अभी भी नंबर आने वाला नहीं है अभी तो। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, प्रदर्शन की हाइलाइट्स क्या रही और अभी क्या स्थिति है? जी, ये संभाग के सबसे बड़े जो तीनों अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन अस्पताल और एमबीएस अस्पताल, इसमें 1000 से ज्यादा जब संविदा कर्मियों की जब कार्य बहिष्कार हो जाता, हड़ताल हो जाता, तो आप समझ सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है अस्पतालों की, तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। वार्डों में सन्नाटा पसरा रहता। काउंटर कर्मी से लगाकर वार्ड के हर जहां ये तैनात है, इन लोगों ने अभी 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार किया है, उससे पूरी तरह से अस्पताल की जो व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। अस्पताल प्रशासन फिलहाल इन की जगह वैकल्पिक व्यवस्था करने की जो बात कर रहे हैं, वो बात ऊंट में के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। मरीजों और परिजनों की परेशानियां हैं जो कम नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उम्मीद अब की जानी चाहिए कि किसी न किसी रूप में इन जो संविदा कर्मियों से जो आज वार्ता होनी है, उस वार्ता के आधार पे कोई समस्याओं का हल निकले, ताकि मरीजों और उनके परिजनों की समस्या और परेशानियां कम हो। आज इन्होंने रैली निकाली है, प्रदर्शन किया है, जोरदार आक्रोश जताया है और कल भी हड़ताल करने की, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। फिलहाल शुक्रिया। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस सेवा दल की ट्रैक्टर रैली जयपुर से रवाना हुई। ये रैली शाहजहांपुर में चल रहे किसानों के धरने में शामिल होगी। रैली को मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरी झंडी दिखाई। करीब 100 ट्रैक्टर शामिल थे। दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड में कांग्रेस भी कदम ताल मिलाएगी। आप देख सकते हैं यहां से सेवा दल के कार्यकर्ता जो है वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता यहां से जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। तकरीबन 100 जो है वो ट्रैक्टर यहां से रवाना हो रहे हैं। महेश जोशी जो है मुख्य सचेतक है, इसके साथ खाचरियावास जो है उन्होंने जो है वो हरी झंडी दिखाई है। नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने ट्रैक्टर जा रहे थे गोरों से? कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? 100 ट्रैक्टर जा रहे हैं और जाएंगे। जब तक अहंकारी मोदी वापस नहीं लेता है, तब तक ऐसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। इससे पहले भी आपने रैली निकाली, क्या कुछ लेके जा रहे हैं, क्या कुछ सामग्री? 5500 किलोमीटर की यात्रा की। पहले भी राजस्थान में जन जागरण चलाया है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। किस तरह का विरोध है? ये विरोध बड़ा है। मोदी सरकार ने देश की जनता का समर्थन खो दिया है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको इस्तीफा देकर चुनाव कराने चाहिए देश में। और भी जाएंगे, और भी कार्यकर्ता कल तक यहाँ से पहुँचेंगे। पूरे राजस्थान से किसान निकल रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं, तिरंगा झंडा लगाकर निकलेंगे। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान के अवाम की मोदी सरकार से, मोदी सरकार के झूठ फरेब
और धोखे का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश का किसान सड़कों पर है। 26 जनवरी को मोदी सरकार ये चाहती है कि किसान रैली नहीं निकाले, किसान शान से रैली निकालेगा। मोदी सरकार ने देश की जनता का विश्वास खो दिया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से जो है वो कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के आंदोलन को जो है वो पूरा साथ कांग्रेस की ओर से मिल रहा है। मसला यही है कि मांग यही है कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो वापस करवाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोटा के इटावा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। आज जर्जर हुई पानी की टंकी का मामला प्रमुखता के साथ उठाया था। टंकी से प्लास्टर भरभरा कर गिर गया था। इसकी चपेट में 2 युवक आए पर आने से बच गए थे। मामला उजागर होने पर विभाग के इंजीनियर हरकत में आए। सहायक अभियंता जेईएन ने मौके पर पहुंचकर जर्जर टंकी का निरीक्षण किया। नई टंकी स्थापित करने के प्रस्ताव बनाने की बात कही। इसको डिमोलिश करने के प्रस्ताव जो है वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे इटावा में जो 5 अतिरिक्त नई टंकियों का एक प्रस्ताव हमने बिल्कुल रेडी कर रखा है। टोटल 40 करोड़ रुपए का वो प्रस्ताव है, जिसमें 5 अलग अलग जगह पे हम नए OHSR ऊंची टंकियां बना के पेयजल सप्लाई बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे। साथ ही इसमें 20 नए ट्यूबवेल भी प्रस्तावित हैं। तो उन ट्यूबवेल से पानी CWR में लेके 5 अलग अलग स्थानों पे जो इटावा का जहां विस्तार हो रहा है उस जगह हम टंकी बनाएंगे, जिसमें एक खातौली रोड पे है, एक पीपलदा रोड। खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य शुरू होते ही एक बार फिर से संशय के बादल मंडराने लगे। स्थानीय लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सद्बुद्धि आय की मन्नत लेकर अंबेडकर चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं लोगों से बात की संवाददाता अशोक शर्मा ने। ये IMA से अपील करती है, IMA के डॉक्टर हैं गंगानगर के, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है ताकि यहाँ की क्षेत्र की जो आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है वो मेडिकल कॉलेज की, उसमें वो टांग ना अड़ाएं। उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि आम आदमी को यहाँ इलाज सुलभ हो। श्री गंगानगर के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य शुरू होने की राह खुली थी कि अभी हाल ही में IMA के द्वारा न्यायालय में शरण लिए जाने के बाद अब एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने पर संशय बदला हुआ है। दरअसल IMA के भवन को टूटने के एवज में IMA उसके एवज में भूमि चाह रहा है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो न्यायालय में शरण ले चुका है, जिस वजह से श्री गंगानगर का बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने पर एक बार फिर से संशय के बादल मंडराए हुए हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों और जागरूक युवाओं के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ का पूरा पर्पज यही है कि वो IMA को सद्बुद्धि मिले, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे, ताकि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जिले वासियों के लिए एक बड़ी राहत मिल सके। आप बताएं क्या क्यों आयोजन कर रहे हैं? देखिए, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, भाई साहब इधर आओ, सनातन धर्म के अंदर यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो तमाम गंगानगर के लोग, भाई देवकर नायक हो चाहे प्रेम जी हो, सैकड़ों लोग आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज निर्माण के अंदर। जो डॉक्टर अड़चन पैदा कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने ये यज्ञ किया है। आगे का आंदोलन किया जाएगा। पुष्कर के सेवड़ी में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर वन विभाग की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अजमेर पुष्कर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास काफी समय से अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी में वन कर्मियों ने अवैध रूप से बने एक के बाद एक करीब 20 चाय की थड़ियों और अस्थायी रूप से बनाए गए रेस्टोरेंट को JCB से ध्वस्त किया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और विरोध भी दिखा। लीला सेवड़ी फीडर के सारे वन भूमि पे करीबन 19 दुकानें अस्थायी ठेले लगाकर अपना चाय की थड़ियां लगा रहे थे, जिसको संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन एवं पुष्कर उपखंड प्रशासन द्वारा सहयोग लेकर JCB एवं जवानों के साथ में करीबन 19-20 थड़ियां जिसको हटा दिया गया है। अजमेर में सड़कों पर तंबू और ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आज नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की। निगम प्रशासन के मुताबिक बार बार मना करने के बावजूद ये लोग सड़क पर तंबू लगाकर या ठेला खड़ा कर यातायात प्रभावित करते हैं, लेकिन
कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को साफ करवाया। डूंगरपुर में निकाय का रण तेज हो चला है। जैसे जैसे परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ प्रचार में लग गई है। कई वार्डों में बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। वार्ड 24 में माहौल रोमांचक है। बीजेपी से निवर्तमान उप सभापति फखरुद्दीन बोहरा इस बार बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के धनपाल जैन को टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह 5 वार्डों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सभी जगहों पर बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर नागौर में निकाय के रण में लोकल वाले माहौल ने वार्ड वासियों में उत्साह पैदा कर दिया है। 60 वार्डों के चुनाव में मुद्दे तो लोकल हैं ही, साथ ही नारे भी लोकल हैं और प्रचार का तरीका भी ऐसा कि जैसे विधायक का चुनाव लड़ा जा रहा हो। पार्षद के चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के साथ पूरे परिवार को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से इसे रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर में 28 जनवरी को मतदान होना है और प्रचार अपने पूरे परवान पर है, लेकिन चुनाव से पहले हथियारों का खुला खेल दिखा। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिसमें तलवारों के साथ प्रत्याशी और समर्थक नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीरें वार्ड 67 के माली मोहल्ले की बताई जा रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इनकी पुष्टि नहीं करता। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आज रात 8:30 बजे जरूर देखिए। राजस्थान की होनहार बिटिया पूजा दिल से। पहले तो कच्चे में दौड़ना होता था, बिना जूतों के दौड़ना होता था, जूते भी नहीं थे। पहले मेरे बहुत सारी मुश्किलें आई थी। मेरे कोच है, वो मेरे मामा भी है, तो उन्होंने मेरी सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर दिया। आपको लगता नहीं एक छोटा सा बच्चा थक गया है, अब इससे और नहीं दौड़ना चाहिए? मैं उसको बोलता हूँ 5 पुशअप्स कर, वो 10 पुशअप्स करती है। मैं कैसे मान लूँ कि वो थक गई है। आपने क्या ख्वाब देखा है? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ और मैं क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग भी करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलूँ। क्या कहेंगे इसी बेटे के लिए? आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, ये सीधे चलता है। हम आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है, आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दी कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल? या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक बात थी? स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं।
भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसानों के हित में खुले मन से विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। आत्मनिर्भर की भारत की तैयारी देश में चल रही है, उसमें किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ये सोचती है कि किसी भी एक किसान के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है तो वो भ्रम निकल जाए और ठीक रास्ते पर सारे लोग मिलकर खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करें। इस नियत से सरकार ने यह सोचा कि यदि किसी क्लॉज पर किसान को आपत्ति है और वो आपत्ति उनकी वाजिब है और कहीं हमसे कोई चूक हो गई है तो निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ हो उसको स्वीकार करने में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा के ऑफर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। तो सरकार विजन बनाकर चलती है अगले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। आपको लगता है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ इसके लिए भी आपने कुछ तो सोचा होगा कैसे निपटा जाए, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए लोगों को, और अगर असफल होती है बातचीत तो उसके लिए क्या किया जाए, इसका भी कुछ विजन है सरकार के पास। और आपने ये भी कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो नहीं सफल होने दे रही, कौन सी ये ताकतें थी? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आंदोलन करने की भी आज़ादी है। कोई भी वर्ग या व्यक्ति किसी बात से असहमत है तो वो अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। इसलिए जब हमने देखा कि कुछ किसान, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो हमको वार्ता के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए और सरकार को अभी भी आशा है कि समाधान होगा। सर, फिर भी कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड ज़रूर निकालेंगे, रूट भी निश्चित हो गए हैं कब ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपने अपील भी की थी कि बहुत सारे दिन हैं, आप कोई एक दिन चलिएगा, पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी किसानों की। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। सर, आज तक विपक्ष आप पर आरोप लगाता आया है कि आप, सरकार बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है जो किसान बैठे हैं। कल कांग्रेस के नेता कुछ जो किस कानून के अगेंस्ट बैठे हुए थे धरने पर, वो सिंघू बॉर्डर गए और उन पर अटैक हो गया। कल रवनीत सिंह बिट्टू जी का बयान आया कि खालिस्तान के झंडे वहां देखे गए हैं और उन्हें पैसे देकर ये झंडे देकर बिठाया गया है। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी रोज अटैक करते हैं सेंटर पर और गवर्नमेंट पर कि किसान विरोधी सरकार है। राहुल जी के बयान को अब कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। बार बार क्यों उनका नाम लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सर, बजट सेशन आ रहा है, आक्रामक है ऑपोजिशन, कानून जो कृषि कानून है उन पर जरूर हमलावर स्थिति में लग रहे हैं। वो कैसे निपटेंगे ऑपोजिशन से और क्या बजट सेशन आ रहा है, बजट अच्छा होगा भारत सरकार का। जो परिस्थितियां आज हैं कोविड-19 के रहते हुए, मैं समझता हूं जो बजट प्रस्तुत होगा वो बजट बेहतर होगा, देश के लिए अच्छा होगा। जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है तो हमारे दोनों सदन लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से चलते हैं और मुझे लगता है इस बार भी उन परंपराओं का पालन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, कैसे खत्म होगा आंदोलन? जल्दी खत्म होगा आंदोलन। जिस एम सैंड नीति की अरसे से राह देखी जा रही थी उसे आज सीएम गहलोत ने जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने एम सैंड को गेम चेंजर करार दिया। और ये बजरे की तुलना में और ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली एम सैंड के रूप में जब लोगों के सामने आएगी तो रुझान बढ़ेगा लोगों का। प्रदेशवासियों के लिए 25 जनवरी नई सौगात लेकर आई। प्रदेश में करीब 3 साल से बजरी के खनन परिवहन पर रोक लगी हुई है। बजरी की किल्लत के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एम सैंड नीति का लोकार्पण किया।
वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की एमसैंड नीति का अनुमोदन कर दिया गया था और राज्य में आम नागरिकों को अब मैन्युफैक्चर्ड सेंट के रूप में बजरी का सस्ता, सुगम और मजबूत विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे। राज्य ही में बजरी उपलब्धता को दूर करेगी। राज्य में बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक को मद्देनजर एमसैंड खनिज बजरी का एक सस्ता, सुगम, दीर्घकालीन विकल्प होगा। एक मोटे अनुमान के रूप में 200 नई इकाइयों की स्थापना की बात कही जा रही है। इससे प्रदेश में खनन क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 70 मिलियन टन बजरी की मांग सालाना होती है। 16 नवंबर 2017 से प्रदेश में बजरी का खनन बंद है। वर्तमान में जयपुर, दौसा, जोधपुर, भरतपुर में 20 एमसैंड इकाइयां क्रियाशील हैं। इन इकाइयों से प्रतिदिन करीब 20,000 टन एमसैंड का उत्पादन होता है। एमसैंड नीति से बजरी का सस्ता और सुगम उपयोग होगा। पर्यावरण को संरक्षित करना और नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में कमी भी मकसद है। खनिज आधारित उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और जहाँ पर और बर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसे छुटकारा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब बजरी का बेहतर विकल्प उपलब्ध होने से बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रदेश में निर्माण क्षेत्र को नए पंख लगेंगे और निर्माण कार्यों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर में डीएम आशीष मोदी ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में छात्रों को टिप्स दी। डीएम ने स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्रों की संयुक्त कक्षा ली। इसमें भौतिक विज्ञान और गणित विषय पढ़ाए और विद्यार्थियों के ज्ञान की परख ली। कठिन विषयों को सहज सरल ढंग से पढ़ने के टिप्स भी दिए। बड़ी खबर मिल रही है बीकानेर से। यहां आग ने तांडव मचाया। चारे से भरी ट्रॉली में आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इस ट्रॉली में चारा रखा था, किन्हीं कारण से आग लगी और देखते ही देखते पूरा चारा जलकर खाक हो गया। आसमान में धुएं का गुबार सा उठा। इस घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।